मोदी जी तो मोदी जी का कोई यहाँ होना नहीं होना कोई मतलब नहीं रखता है। भारतीय जनता मतलब मोदी यहाँ वो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको नहीं पता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से हड़कंप मचा है और जिस तरह से रेक किया है, खासकर उन लोगों ने किया है जैसे जो 1974 में जो जेपी के मूवमेंट में सबसे आगे थे। सुशील मोदी थे, ठगों का गठबंधन है, और रविशंकर प्रसाद, ये खासकर ये दो लोग तो 74 में थे पटना में। आप मोदी जी को आने दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो मोदी जी के यहाँ आने के बाद प्रकट होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे दो चीजें जो, चूंकि कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, जो पहला रूप ज्यादा नजर आता है कि वो अपने क्रूरतम रूप में प्रकट हो सकती है। मैं क्रूरतम इसलिए कह रहा हूं, एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मोदी जी से वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने पूछा एक सवाल माइनॉरिटीज को लेकर देश में, भारत में। उसका जवाब दिया उन्होंने कि यहाँ भारत में कोई भेदभाव नहीं है, डेमोक्रेसी है, रिलीजियस धार्मिक आधार पर कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। तमाम चीजें उन्होंने कही। और उसी समय, लगभग उसी समय, CNN पर ओबामा का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने पूछा कि इस समय मोदी जी यहाँ हैं, आप क्या सोचते हैं, बाइडेन से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो माइनॉरिटीज का इशू है भारत में वो बहुत गंभीर है, और अगर उसको हैंडल नहीं किया गया तो भारत टुकड़े विभाजित हो जाएगा, विल फॉल अपार्ट। आज भारत में एक ट्वीट किया किसी ने कि अब क्या ओबामा की गिरफ्तारी होगी, ओबामा को लाया जाएगा। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका ट्वीट आया कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं और सबसे पहले हम उनसे निपटेंगे। आप इसकी सीक्वेंस देखें कि तो कहा डेमोक्रेसी को लेकर, और मोदी अगर डेमोक्रेट होना चाहें भी, भारत आकर अपना एक डेमोक्रेटिक चेहरा दिखाना भी चाहें, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको ऐसा करने नहीं देंगे। ये आपने देखा कि, आप देखिए ट्विटर पे जाके हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट है, मेरा ध्यान नहीं था, मेरे एक मित्र ने ध्यान दिलाया। आशंका है, मुझे भय है कि भारतीय जन में जो पटना में आज हुआ उसके बारे में सबने बोल दिया है, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं, एक बड़ी घटना तो है, और 15 पार्टियों का मिलना, राहुल गांधी का भाषण सदाकत आश्रम में, सदाकत आश्रम में भीड़ राहुल गांधी को देखने सुनने के लिए, राहुल गांधी को लेकर विपक्षी दलों का सम्मान, आम आदमी की पागलपन की हद तक, ये सब बताता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की चीजें होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं अमरीश जी कि पटना की बैठक के बाद कांग्रेस के ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और दो चीजें उसमें हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान
और तेलंगाना, आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो ट्वीट है बैठक को लेकर और केसीआर का जो ट्वीट है वो भी खिलाफ है बैठक के, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस देश की समस्याओं के लिए दोषी हैं। ये जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे, इनको कई लोगों से अब लड़ना पड़ेगा और लड़ाई के फेज में जाने वाली है। हम ये मान लें कि 15 पार्टियां जो वहां मिली थी वो अब बहुत आसानी से जो हम सीटों की गिनती करते हैं, हमको पता नहीं है कि मोदी जी अमेरिका से आकर क्या करने वाले हैं और किस तरह का प्रजातंत्र वो इस देश में देने वाले हैं। अब आने वाले 10 महीनों में किस तरह के चुनाव होंगे, क्या ये जो पार्टियां इकट्ठा हुई थी वो अब चुनाव प्रचार कर पाएंगी, विधानसभा चुनाव में क्या होगा। मैं जो चीज देख रहा हूं वो एक अलग चीज देख रहा हूं, और वो ये चीज देख रहा हूं कि मुझे विपक्षी दलों से ज्यादा जिस चीज पर उम्मीद है वो ये कि भारतीय जनता जैसे जैसे भांग को हारती जाएगी, मोदी जी पर और अमित शाह पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से दबाव बढ़ेगा और जो विद्रोह है वो अंदर से पैदा होगा। आप पाएंगे कि ये शुरू हो गया है, कर्नाटक से पैदा हो गया है। जितने इंपोर्टेड लीडर्स हैं, आप मध्य प्रदेश की खबर अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में सड़कों पर लड़ रहे हैं, सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं। वही हाल छत्तीसगढ़ का है, वही हाल राजस्थान का है। जैसे जैसे विपक्ष ताकतवर होगा, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी राज्यों में हारेगी, मोदी जी को सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर से मिलने वाली है। और जो इम्पोर्टेड लीडर्स हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, समाजवादी पार्टी से आए हैं, वो उनके प्रति असंतोष बढ़ेगा, उनके प्रति नाराजगी बढ़ेगी। पटना लड़ाई की शुरुआत हुई है अमरीश जी, और ये लड़ाई अब और कठिन हो गई है। मतलब आप अगर अमित शाह का बयान देखें, जिस तरह की बौखलाहट है उनमें, गुस्सा है, नाराजगी है कि विपक्ष तो कभी एक हो ही नहीं सकता। या स्मृति ईरानी, ये कौन लोग हैं? क्या जमीन के लोग हैं ये लोग? कौन लोग हैं ये लोग? आप इस नाराजगी को मल्टीप्लाई करिए कि ये लोग अब किस हद तक और किस तरह से अलग अलग राज्यों में। ममता बनर्जी ने तो कहा भी मीटिंग में कि राजभवनों को लेकर जिस तरह की बात कही उन्होंने कि राजभवन जो है केंद्र के एजेंट हो गए। ममता बनर्जी का जो भाषण है आज का, बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का भाषण। मतलब अगर एक पलड़े पर हम रखें आम आदमी पार्टी के नेता को और दूसरे पलड़े पर रखें ममता, जमीन आसमान का फर्क है। एक वो जो कहती है कि शुरुआत तो पटना से होती है, जो फिर बाद में जन आंदोलनों में बदल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल की 42 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42 वहां की और 48 महाराष्ट्र की। आप क्या समझते हैं? ये पूरा का पूरा गणित बदलने वाला है अमरीश जी। अगर प्रजातांत्रिक तरीके से सब कुछ चीजें हुई, राजनीतिक इतिहास बदलने वाला है। पर मुझे लगता नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि चीजें आसानी से चलेंगी नहीं, चलने नहीं दी जाएंगी। और ये जो लड़ाई आज पटना में प्रारंभ हुई है, ये इसको अभी मैच्योर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये शिमला की बैठक हो रही है 10 या 12 जुलाई को। जो सबसे ज्यादा मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस समय, पूरे एक अजीब किस्म की मैच्योरिटी है जो मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता, और राहुल गांधी दिखा रहे हैं।
और जो टीम है उनकी खड़के के साथ वो दिखा रही है। ये आप पाएंगे कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। और ये जो पटना बैठक थी, ये पहला फेस टू फेस था राहुल गांधी के साथ, खड़के के साथ विपक्षी दलों का कंबाइंड कलेक्टिवली। जब राहुल गांधी आए या खड़के आए तो हवाई अड्डे से उनका सदाकत आश्रम तक किस तरह से स्वागत हुआ। सदाकत आश्रम में वो जो उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तब किस तरह की भीड़ थी, और जब उन्होंने बोला तब, और उनकी जो प्रेजेंस थी वहां मीटिंग में वो कितनी ग्रेसफुल थी, और लालू यादव ने किस तरह का सम्मान दिया। ये आर्किटेक्ट है लालू यादव, 74। पटना छात्र संघर्ष समिति के प्रमुख तो लालू यादव थे उस समय। मतलब बिहार के मूवमेंट को स्पेयर हेड करने वाले लालू यादव थे, और वो ये कह रहे हैं कि आप आगे चलिए। मतलब जो सिंबॉलिक है वो ये कि आप बारात लेके चलिए, हम सब बारातियों की तरह आपके पीछे चलेंगे। ये जो मैसेज है, जो पटना का मैसेज है, उसका एक घोषित एजेंडा चाहे जो हो, अघोषित एजेंडा तो यह है कि पटना की मीट ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बदल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो एकमात्र एजेंडा रहेगा आने वाले 10 महीनों में, एंगेजमेंट चेंज कर दिया। और इसकी बौखलाहट आपको राज्यों में दिखेगी, चुनाव प्रचार में दिखेगी, लोगों की जुबान में दिखेगी। आपने नोटिस किया होगा कि केवल एक आदमी ने, कोई, मैं तो नहीं देख पाया, आपने देखी हो तो बताएं मुझे, योगी आदित्यनाथ की कोई प्रतिक्रिया अगर विपक्षी पार्टियों के बैठक पर आई हो तो आप मुझे बताइए। वो नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी में एक तरह का विभाजन, साइलेंट विभाजन अब नजर आ रहा है, जिसमें आप पाएंगे कि कौन लोग प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, कौन लोग साइलेंट हैं। और ये जो डिवीजन है काफी डीफनिंग है। राजनाथ सिंह कुछ बोल रहे हैं क्या, गट आरएसएस ने कुछ बोला है क्या, ये आप पाएंगे कि आने वाले दिनों में ये जो सन्नाटा है बीजेपी में, ये चौड़ा होता जाएगा, और मोदी के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। वो विपक्ष को संभालने के चक्कर में पार्टी को तोड़ देंगे पूरी की पूरी। और ये एक बहुत ही अद्भुत क्षण है। मैं तो यही कहूंगा, मैं केवल यही कह सकता हूं कि ये जितना भी हुआ है वो सफल ही हुआ है, आगे भी सफल होगा। लंबी चल सकती है, 24 के आगे जा सकती है, पर ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, असफल नहीं होगी। और देश में एक मैसेज चला गया है। अनिल सिन्हा जी बिहार के हैं इसलिए, और मैं अपने आप को आधा बिहार का ही मानता हूं, कि देश ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, बिहार ने देश को बहुत कुछ दिया है, सारे आंदोलन आदि के नायक दिए। तो ये बहुत ही बड़ी घटना है।